बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी, एक होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड, दूसरा होता है डाइन्यूक्लियोटाइड और तीसरा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वह न्यूक्लियोटाइड चेन जिसमें न्यूक्लियोटाइड की सिंगल यूनिट मौजूद हो, यानी जिसमें एक राइबोस शुगर हो, एक फास्फेट ग्रुप हो और एक नाइट्रोजनस बेस हो, नाइट्रोजनस बेस में से एक हो, तो इसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब इसकी बरक्स ये तादाद दो बन जाए एक की जगह, इसको हम कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो कि हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का माना है, पॉली मीन मैनी एंड न्यूक्लियोटाइड मीन न्यूक्लियोटाइड्स। सो वह स्ट्रक्चर जो कसीर न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं, जो मैनी न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा स्टूडेंट, हैविंग मोर न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स, जिसमें न्यूक्लियोटाइड के मैनी यूनिट्स होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि इसमें मैनी राइबोस शुगर मौजूद हो, इसमें मैनी नाइट्रोजनस बेसेस मौजूद हो, इसमें मैनी फास्फेट ग्रुप्स मौजूद हो, तो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड की जगह पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया। अब इसकी मिसाल है डियर स्टूडेंट्स लाइफ में डीएनए एंड आरएनए। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक मिसाल हमें दे प्रैक्टिकल लाइफ से, तो आपका मिसाल ये होगा डीएनए एंड आरएनए। अच्छा, डीएनए एंड आरएनए वेल फेमिलियर एंड वेल नोन सब्सटेंसेस है, जो कि ये वो कंपाउंड्स है जो कि इंसानों की एक दूसरे से ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए काउंट होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। डीएनए डियर स्टूडेंट्स वही स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ द जीन्स। क्या? पॉपुलेशन ऑफ द जीन्स, जीन्स की आबादी को हम कहते हैं डीएनए। अब ये स्टूडेंट्स जीन्स क्या होती है? हमारे जिस्म के अंदर, एक मैमल और ह्यूमन की जिस्म के अंदर राउंड अबाउट 25,000 जीन्स होते हैं। अब जीन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में? अक्सर आप लोग देखते हैं कि बच्चा जो होता है, एक बेटा जो होता है, वो अपने बाप के साथ सिमिलरिटी कहता है। सिमिलरिटी वो कहता है उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी कुछ बिहेवियर्स में। अब ये सिमिलरिटी माँ बाप की कैरेक्टर्स बच्चों को किस तरह मुंतकिल होती है, इसके लिए हमारे जिस्म के अंदर डीएनए के ऊपर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं जीन्स। क्या? जीन्स। एक जीन अगर एक कैरेक्टर ट्रांसफर करता है, एक जीन में एक कैरेक्टर कोडेड होता है, तो हमारे जिस्म के अंदर 25,000 जीन्स होते हैं। इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स पॉपुलेशन ऑफ द जीन्स इज कॉल्ड डीएनए। सो डीएनए वह मॉलिक्यूल है जो कि माँ बाप से यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको हम कहते हैं जीनोम। क्या? जीनोम। मेनी ऑर्गेनिजम्स हैव द जीनोम एंड द डीएनए शेप। ये स्टूडेंट्स दूसरा मैंने लिखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक और भी आता है जिसको हम कहते हैं आरएनए। क्या? आरएनए। इसका मानी है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, इसमें और डीएनए में क्या फर्क है? ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड भी एक जीनोम है जो कि मैनी ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स लेट सपोज वायरसेस है, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वो वायरसेस जो है इनमें आरएनए मौजूद होते हैं जो कि उनकी जीनोम के लिए काउंट होती है, जिनके ऊपर उन ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टर कोडेड होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आरएनए एंड डीएनए आर बोथ द जीनोम्स व्हिच आर इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का प्रैक्टिकल मिसाल हमारी लाइफ में है डीएनए एंड आरएनए। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। सबसे पहले तो मैंने ये डिस्कस करना है कि डीएनए के बारे में सबसे पहले किन किन साइंटिस्ट ने बातें की है। आप बुक में भी देखेंगे, लेकिन रोजलिंड एंड फ्रैंकलिन वाज द साइंटिस्ट्स। वो उन साइंटिस्ट ने डीएनए की मॉडल को पेश किया। मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, लेकिन वो मॉडल एक पेपर पे एक्सरे पे के ऊपर उन्होंने पेश किया था। अब एक्सरे के ऊपर एक चीज अगर मौजूद होता है तो वो 2 डायमेंशनल होता है। जब 2 डायमेंशनल होता है तो इसका तीसरा साइड आपको मालूम नहीं है, तो इस वजह से आपको कंप्लीट मालूमात नहीं आ सकते हैं। इस वजह से उन साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट नाकाम हुआ। हालांकि उस दौर में 2 डायमेंशनल डीएनए की बात करना भी कुछ आम बात नहीं थी, ये भी खास बात थी। यही वजह डियर स्टूडेंट्स, रोजलिंड फ्रैंकलिन की हाथों के सेल्स अब भी लैब में जिंदा मौजूद है। उनके लिए
जो है मीडिया फराहम की जाती है रेगुलर। लोग कहते हैं, इस तरह मैंने सुना है, अपने आप तो मैंने खुद नहीं देखा है, लोग कहते हैं कि उन साइंटिस्ट के हाथों के सेल अब भी लैब में लिविंग मौजूद है। अच्छा, तो इसके बाद 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बाद वाटसन एंड क्रिक ने एक्सपेरिमेंट शुरू की और इसके बाद उन्होंने डीएनए के बारे में एक 3 डायमेंशनल मॉडल पेश किया जो कि अभी तक फॉलो की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशनल मॉडल पेश करना वाटसन एंड क्रिक के लिए एक नई दुनिया में एंटर होना था और साइंटिस्ट की दुनिया में एक शोर मच गई और साइंटिस्ट की इंटरेस्ट डीएनए के साथ और बढ़ गई। तो अच्छा, देखते हैं वाटसन और क्रिक क्या कहते हैं इस डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, वाटसन एंड क्रिक कहते हैं कि डीएनए इज अ स्पाइरल लैडर। ये एक लैडर होती है, एक सीढ़ी होती है जो कि स्पाइरल स्ट्रक्चर में होती है। इस तरह टेलेनार या यूपोन या जोन के टावर में आपने वो स्पाइरल लैडर देखा होगा, वो लैडर बिल्कुल द सेम एज द केस हियर। वो लैडर जिस तरह डीएनए है उस लैडर की तरह सिमिलरिटी आती है। अच्छा, हैविंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, डीएनए में वाटसन एंड क्रिक कहते हैं कि एक स्पाइरल लैडर है जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं। अच्छा, हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हैविंग शुगर बैकबोन, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में शुगर का बैकबोन होता है, उसका सेंट्रल पोर्शन जो बनाता है जो मॉलिक्यूल, उसमें राइबोज शुगर होते हैं। क्या? राइबोज शुगर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बोथ चेन्स आर अटैच्ड बाय द बॉन्ड्स अमंग नाइट्रोजनस बेसेस। अब आपको पता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ एक नाइट्रोजनस बेस होता है, जबकि दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ दूसरा नाइट्रोजनस बेस होता है। दोनों नाइट्रोजनस बेसेस एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करती है और इस वजह से डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 चेन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है। ये बॉन्ड किस वजह से बनती है? नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया है नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पैरामाइडिन। अच्छा, प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, पैरामाइडिन में आते हैं थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। फर्क यह है कि प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जबकि पैरामाइडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब बॉन्ड किस तरह फॉर्मेशन होती है? हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं जो कि डबल बॉन्ड है। क्या आपने लर्न करना है? एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल बॉन्ड बनते हैं रेगुलरली। अच्छा, ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान ऑन द अदर हैंड ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अच्छा, मैंने लिखा है ये डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है और ये जीनोम ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर पेश किया वाटसन एंड क्रिक नामी साइंटिस्ट ने। अच्छा, तो इस दौरान 1953 में उन्होंने ये मॉडल पेश की थी। वाटसन और क्रिक की जगह के वक्त में इतनी ज्यादा कंपटीशंस नहीं थे, इतनी ज्यादा रिसर्चेस नहीं हो गए थे अभी तक। तो वाटसन और क्रिक ने जो ही डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन की तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी कंपिटिटिव पॉइंट बन गई। अब दुनिया इसके पीछे लग गई कि इस डीएनए का फंक्शन क्या है और इस डीएनए का मजीद स्ट्रक्चर हम मालूम करें। डियर स्टूडेंट, चूंकि ये एक नॉर्मल काम नहीं था, ये कोई खास काम थी, इस वजह से 1959 में वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिल गया। क्या? नोबेल प्राइज मिल गया वाटसन एंड क्रिक को 1959 में। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल पेश की उसका कुछ प्रैक्टिकल बताते हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है। मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। इस स्ट्रक्चर का नाम है राइबोज शुगर। क्या? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेंटोज शुगर। क्या? पेंटोज शुगर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं, इस वजह से कहते हैं पेंटोज शुगर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए के एब्रिविएशन है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी इसको क्यों कहते हैं और इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, इस पेंटोज शुगर में डीएनए, जब पेंटोज शुगर डीएनए बनाते हैं, डीएनए की बैकबोन बनाते हैं, तो पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर सेकंड पे 1 ऑक्सीजन लेस होता है देन दैट ऑफ आरएनए। इस वजह से हम कहते हैं डीऑक्सी, मतलब 1 ऑक्सीजन कार्बन नंबर सेकंड से रिमूव
रिमूव हो गया है, तो वह स्ट्रक्चर, वो पेंटोस शुगर जिसमें कार्बन नंबर सेकंड से 1 ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपने जहन में याद रखना है, डीएनए और आरएनए में एक फर्क ये है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में डीऑक्सीराइबोज होते हैं, जबकि आरएनए की स्ट्रक्चर में ऑक्सीराइबोज होते हैं या सिर्फ राइबोज होते हैं। ये तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब पेंटोस शुगर में ये कार्बन नंबर 1 है, जबकि ये कार्बन नंबर सेकंड है, ये कार्बन नंबर थर्ड है, ये कार्बन नंबर फोर्थ है, और यहाँ पे कार्बन नंबर फिफ्थ है, जिसके साथ ये फास्फेट ग्रुप अटैच है। सॉरी, मैंने स्ट्रक्चर में ये गलती की है, ये फास्फेट ग्रुप डायरेक्टली कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच्ड होता है। अच्छा, तो कार्बन नंबर 5 कार्बन टोटल होते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। क्या? ऑक्सीजन होता है। अब डियर स्टूडेंट याद रखिए, हमेशा मैंने बताया है पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेसिस कार्बन नंबर 1 के जरिए अटैच्ड होते हैं, और पेंटोस शुगर का 5 नंबर कार्बन फास्फेट ग्रुप को अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये एक नाइट्रोजनस बेस हो गया, एक पेंटोस शुगर हो गया, एक फास्फेट हो गया, तो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड हो गया। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, अब बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स और इकट्ठे होकर डीएनए बनाते हैं। लेट्स सी हाउ इट मेक द डीएनए। डियर स्टूडेंट, पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 5 बिजी है बॉन्ड में, कार्बन नंबर 1 नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड में बिजी है, जबकि कार्बन नंबर 3 फ्री है। तो दूसरे पेंटोस शुगर की कार्बन नंबर 5 पे जो फास्फेट अटैच है, वो इस पेंटोस शुगर की कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। तो इस वजह से एक मोनोन्यूक्लियोटाइड दूसरे मोनोन्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। ये कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस, कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट ग्रुप, जबकि कार्बन नंबर 3 के साथ अदर फास्फेट ग्रुप। अब डियर स्टूडेंट, ये फास्फेट ग्रुप अदर न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड होते हैं, और इस अदर न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ और फास्फेट ग्रुप, इस तरह ये चेन जारी रहता है और डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा स्टूडेंट, दूसरी साइड पे हम देखते हैं, यहाँ पे और फास्फेट ग्रुप, यहाँ पे और राइबोस शुगर है। इस राइबोस शुगर ये चूंकि उल्टा है, ये इस कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है रिवायत को बरकरार रखते हुए, और कार्बन नंबर 5 के साथ कार्बन नंबर 3 के साथ यहाँ पे कार्बन नंबर 3 फ्री है। अभी तक ये समझे कि यहाँ तक ये फ्री है, जबकि कार्बन नंबर 5 के साथ ये फास्फेट ग्रुप अटैच है। डियर स्टूडेंट्स, रिवायत को बरकरार रखते हुए कार्बन नंबर फास्फेट ग्रुप दूसरे पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होते हैं। दोबारा से मैंने गलती की है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप माइंड ना करें। कार्बन नंबर 1 के साथ एक फास्फेट ग्रुप, कार्बन नंबर 5 के साथ एक फास्फेट ग्रुप, जबकि दूसरे राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ दूसरा फास्फेट ग्रुप। जिस तरह ये है, द सेम इज द केस हियर ऑन द बोर्ड। You should keep on focusing over the board. Dear student, दूसरे पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट ग्रुप अटैच है, जबकि कार्बन नंबर 3 पे दूसरा फास्फेट ग्रुप अटैच है, और इस तरह ये स्ट्रक्चर जारी रहेगा till the DNA has formed. Understand or not? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये एंटीफेरल क्यों होता है? इसका एक न्यूक्लियोटाइड का डायरेक्शन इस तरह है, जबकि दूसरे का डायरेक्शन इस तरह है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे हमेशा नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होते हैं। अब कार्बन नंबर 1 एक नाइट्रोजनस बेस ने दूसरे से बॉन्ड बनाना है, तो दोनों नाइट्रोजनस बेस को एक दूसरे को हमने सामने लाना है। सामने लाने के लिए इस राइबोस शुगर के लिए एंटीपैरेलल अरेंज होना लाजमी है। अंडरस्टैंड एंड नॉट? अच्छा, तो जब ये एंटी पैरेलल हो गया, 180 डिग्री एंगल बोथ चेन्स के दरमियान हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, तो दोनों नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब आमने सामने आ गए तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी दरमियान में। अब अगर ये एडेनिन हो तो आप बताइए यहां पे क्या होगा? थाइमीन होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर साइटोसिन हो तो यहां पे क्या होगा? ग्वानिन होगा। डियर स्टूडेंट, डीएनए में यूरासिल नहीं होती है, क्या होता है? थाइमीन होता है। थाइमीन यूरासिल की जगह होता है, और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल होता है। यहाँ पे अगर एडेनिन हो तो यहाँ पे लाजमी तौर पर थाइमीन होती है, और यहाँ पे अगर थाइमीन है तो यहाँ पे लाजमी तौर पर
एडेनिन हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है दो एंटी पैरेलल चेन्स के दरमियान। डियर स्टूडेंट, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जबकि ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दरमियान नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है जो कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को एक दूसरे के साथ अटैच्ड करते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है जबकि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आते हैं जो कि ईटा के हवाले से बहुत ज्यादा लाजमी है, जो कि आपके कंसेप्ट में क्लियर होना है। वो क्या है? वो है पाई डैश टू 3 डैश और 3 डैश टू पाई डैश। डियर स्टूडेंट्स, आप यकीन करें, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट हैज मेड अ ग्रेट प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, इस राइबोस शुगर की कार्बन नंबर 5 पे जो फास्फेट अटैच है, आप देखते हैं इस फास्फेट के साथ कोई और मॉलिक्यूल अटैच्ड है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है, ये क्या है? फ्री है। क्या? फ्री है। अब डियर स्टूडेंट, लास्ट वाले पोर्शन को आते हैं। यहां पे कार्बन नंबर 3 फ्री है, तो यहां पे कार्बन नंबर 5 फ्री है और यहां पे कार्बन नंबर 3 फ्री है। इस वजह से हम कहते हैं दिस स्ट्रैंड इज नोन एज पाई डैश टू 3 डैश स्ट्रैंड। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, डैश इसको हम कंप्लीमेंट भी कहते हैं, शायद मैंने इसको पुष्टों में बताया है। इसको हम कंप्लीमेंट भी कहते हैं, आपकी जबान में इसको डैश कहते हैं। पाई डैश टू 3 डैश इसलिए कहते हैं कि ये कार्बन नंबर 5 यहां पे हैंग्ड है, फ्री है, जबकि यहां पे कार्बन नंबर 3 फ्री है। अब ये स्टूडेंट्स आते हैं दूसरे स्टैंड को। यहां पे आप देखते हैं कार्बन नंबर 3 फ्री है। फ्री है। अच्छा, यहां पे आप देखते हैं कार्बन नंबर 5 फ्री है। तो इस वजह से मैं कहता हूं 3 डैश टू पाई डैश। यहां पे पाई डैश टू 3 डैश होता है, जबकि यहां पे उसकी एग्जैक्ट अपोजिट 3 डैश टू पाई डैश। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में अगर आ जाए द ट्रू स्ट्रैंड्स, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर द ट्रू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए विल बी ऑलवेज पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, नॉन ऑफ द अबव। तो आप क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अगर पूछा जाए what will be about the bond formation between adenine and thymine, there will be double bond, triple bond, quadruple bond, no bond, double bond. What will be the bond between the guanine and cytosine? It will be triple bond. Dear students, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले स्ट्रैंड में कार्बन नंबर 5 और कार्बन 3 जिसमें हैंग्ड होती है ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप कहेंगे इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं पाई डैश टू 3 डैश स्ट्रैंड। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि डीएनए है, लेट सपोज इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का डायरेक्शन पाई डैश टू 3 डैश है, आप प्रेडिक्ट करें दूसरी का किस तरह होगा? तो आप कहेंगे 3 डैश टू पाई डैश, क्योंकि इसने एंटी पैरेलल होना है और ये लाजमी तौर पर होना है, क्योंकि अगर ये एंटी पैरेलल नहीं हो गई तो फिर नाइट्रोजनस बेसिस उस डायरेक्शन में हो जाएंगे और नाइट्रोजनस बेसिस उस डायरेक्शन में हो जाएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नामुमकिन होगी। तो इस वजह से डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होती है उसके लिए डीएनए की स्ट्रैंड्स की अपोजिट डायरेक्शन 100% लाजमी है। अंडरस्टैंड और नॉट? डियर स्टूडेंट, ये था डीएनए का स्ट्रक्चर। अब डियर स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं आरएनए और डीएनए की स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। आपने जस्ट लर्न करना है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है जबकि आरएनए में राइबोज होता है। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं जबकि आरएनए में सिंगल होता है। अच्छा, डीएनए में एडेनिन और गुआनिन और थाइमिन और साइटोसिन होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, डीएनए ह्यूमंस और मेनी मैमल्स के जीनोम होते हैं जबकि आरएनए भी कई ऑर्गेनिजम्स के जीनोम होते हैं जिनके लिए कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा, वो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? लेट सपोज वायरसेस है एंड मेनी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स आर आरएनए हैविंग द जीनोम आरएनए। अच्छा, यहां तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, यहाँ तक क्लियर। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम फिर डीएनए और आरएनए की डिस्क्रिप्शन की फर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक काफी है। अपना ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ